हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट थ्योरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा आपने ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखते ही हम डर जाते हैं, तो हम आज सीखेंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। जो सिमेट्री कंसीडरेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज पैरेलल, परपेंडिकुलर या फिर पाथ सिमेट्री। मेनली हम इस तरह की सिमेट्री से डील करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स आज हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके देखने वाले हैं, सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में करेंगे। आई एम प्रदीप कुमावत, IITN, और आप देख रहे हैं पहल क्लासेज पे आज सिमेट्री का लेक्चर। तो बच्चों ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर चुका हूं। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो सीरीज या प्लेलिस्ट से देख के आए, और साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज हमारा 8वां लेक्चर है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, वो सब कुछ कवर कर दिया है डिटेल में। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली किसके लिए है? क्या बोर्ड में इतना कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा? बहुत रेयर पूछा जाएगा, तो बहुत सिंपल पूछा जाएगा। मेनली कहां पूछा जाता है बेटा? आपके पास में जेईई हो गया या नीट हो गया। तो जेईई मेंस, एडवांस, इन सब में और नीट में हमसे ये दोनों बातें पूछे जाते हैं। इस तरह के सर्किट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को इसी के साथ। बहुत ही अच्छा और प्यारा लेक्चर रहने वाला है। तो देखो बेटा, मेनली सर्किट देख के आपको लग रहा होगा कि काफी कॉम्प्लेक्स और काफी अजीब सा सर्किट है। कुछ समझ नहीं आएगा कि रेजिस्टेंसेस किस तरह से पैरेलल में है या कैसे सीरीज में है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो समझने के लिए सर्किट को हमें क्या करना पड़ता है? कुछ सिमेट्री वगैरह फाइंड करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि सिमेट्री का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? बेटा सिमेट्री एक जनरल वर्ड होता है। ये सिमेट्री जो है हम किसी भी तरह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं तो सिमेट्री बहुत जगह हम बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम एक लूप की वजह से या एक रिंग की वजह से उसके एक्सेस वगैरह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो आप बोलते हो एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे लेते थे, और आपने बोला कि दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल याद होगा सभी बच्चों को। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि सिमिलरली हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर एलिमेंट होगा। तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि सारे परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट इज द सिमेट्री। और बात करूं मैं तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं? चॉइस नहीं बचती एक तरह से कि ऐसा होना ही पड़ेगा, यदि हम क्लियरली बोल सकें। एक छोटे एग्जांपल से और समझाना चाहूंगा। मान लो कि 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, इधर करंट I आ रहा है, दोनों की वैल्यू यदि सेम है तो आपको एक बात पक्का समझ आ जाएगी कि यदि ये I करंट है तो दोनों तरफ के रास्ते सेम है। इसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि इधर ज्यादा या इधर कम चला जाए। सोच के बताओ क्या ऐसा हो सकता है? यदि आपको सर्किट नॉलेज नहीं भी है तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है। समझ आ रही है मेरी बात? कि क्या सिंपल लगेगा? तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें कोई पूछे बताओ ये I है और इसको इन दोनों में टूटना है किसी तरह से, तो तुम बोलोगे इधर भी सेम है, इधर भी सेम दिख रहा है यार, और टूटना ही है तो आधा आधा ही तो टूटेगा, और क्या हो सकता है? सो दैट इज सिमेट्री कि दोनों तरफ सेम कंसीडरेशन है, दोनों तरफ सेम बिहेवियर है, दोनों रास्ते सेम तरह के हैं, इधर से जाना इधर से जाना सेम सी बात है। तो चॉइस है हमारे पास, तो जाना है यदि तो दोनों में आधे आधे बैठ के जाओ, लाइक दैट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जनरल सिमेट्री कंसीडरेशन होता है। सिमेट्री इस तरह से निकाली जाती है और इस तरह से बताई जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब शुरू करते हैं समझना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हमने जो देख लिया, पहले मैंने सिमेट्री का मीनिंग समझाया। मेनली जो सिमेट्री से हम डील करते हैं वो सिमेट्री हम मेनली बेटा 3 तरह की सिमेट्री से डील करते हैं हमारे इस पार्ट में, और वो तीनों तरह की सिमेट्री हो जाती है मेरे पास में। कौन सी? पैरेलल एक बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पाथ सिमेट्री। तो देखो बच्चों, पैरेलल सिमेट्री कहां मिलती है हमें जनरली? इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमें करंट की डायरेक्शन पे अलोंग जो सिमेट्री यदि कोई मिले तो उससे हम बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री। गुड। परपेंडिकुलर सिमेट्री किसे बोलेंगे हम? वही बात बेटा, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ करंट फ्लो या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहां भी। तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। बहुत अच्छी बात। तो क्या 2 बात समझ आई आप बच्चों को कि हमारे पास में सिमेट्री जो मेन 2 तरह के हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल होगी जो सिमेट्री ऐसी है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो रहे, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। चलिए दोनों अच्छी बात समझ में आई।
बेटा जनरली क्या होता है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जनरली रहती है तो उस पे आने वाले पॉइंट्स जनरली इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समझाऊंगा उन पॉइंट्स को भी, बट पहले ये दो समझते हैं, थोड़े टाइम बाद हम इस पे बात करेंगे। पहले चर्चा मेनली इन दोनों को समझने पे। तो इस डायग्राम पे आ जाओ बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे सभी कि क्या हो रहा है। अच्छा बेटा आप साथ में नोटबुक में लिखते भी चले सब कुछ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। तो डायग्राम जब देखते हो तो ए और बी पॉइंट्स को देखो, मैं इसमें दो एक्सिस बना देता हूं, एक तो ये AB वाली एक्सिस समझो और एक ही इनके बीच के पॉइंट से जाती हुई एक्सिस। आप सबको आई होप कि दिख रही होगी ये एक बीच वाले पॉइंट से जाती हुई एक्सिस। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम PQ, लेट्स से कि PQ बोल दिया हमने। अब देखो बेटा समझना इस बात को कि जो ये एक्सिस है हमारे पास AB, ध्यान से देखेंगे तो करंट कुछ आ रहा होगा, तो करंट कुछ इधर टूटेगा, कुछ इधर जाएगा। समझने की बात यह है कि यहां से जो करंट जितना इधर टूटेगा उतना ही इधर टूटने वाला है। सोच के देखो क्यों, क्योंकि चॉइस नहीं है। क्या ध्यान से देखोगे, अरे यहां से चलना शुरू, रास्ता देखो सेम है यार, R आगे बढ़ा, अरे फिर से R, यहां भी R, यहां इसके इधर R, इसके इधर R, यहां भी R और एंड हो गया। ऊपर का ये रास्ता देख लिया, इतना सर्किट ऊपर का, इस लाइन के ऊपर का पाथ देखा हमने, AB के ऊपर वाला पाथ, AB के नीचे वाला पाथ देखो वही रास्ता R R R R R। अरे ये तो हूबहू इसकी मिरर इमेज ही है, बिल्कुल बढ़िया बात। क्या वही बात होगी जो RR वाला सिखाया था कि ये जो पार्ट ऊपर वाला है वो नीचे वाले पार्ट का सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमिलर है। तो भाई करंट यहाँ आ रहा है, उसके पास चॉइस ही नहीं है, जितना इधर के रास्ते पे निकलेगा उतना ही इधर के रास्ते पे निकलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सब बच्चों को? तो जितना इधर रास्ते पे निकला उतना ही इधर रास्ते पे निकलेगा। चलो बहुत बढ़िया बात। अब बेटा देखो इधर रास्ते पे आया तो अब अगेन यहाँ से और यहाँ से सेम जाएगा क्योंकि सेम रास्ता है। तो यहाँ पे आने के बाद में हम बोल सकते हैं कि यहाँ और यहाँ सेम तरह से जाएगा क्योंकि दोनों सेम बिहेवियर है। तो जितना इधर से निकला उसको बेटा इधर आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसमें आगे जाने के लिए कोई नहीं है। समझो बात को। तो एक बात समझ आई हमें कि ये जो पॉइंट्स है वो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाते हैं। मेरी बात समझे ध्यान से। क्या सर्किट देखते चलो, यहाँ पे आया, इधर करंट सेम होना पड़ेगा एक तरह से इसमें और इसमें। फिर देखा कि यहाँ पे फिर से करंट टूटेगा, तो यहाँ टूटने वाला करंट और यहाँ टूटने वाला करंट भी दोनों सेम तरह से टूटेंगे। और करंट यहाँ आने के बाद बेटा इधर उधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ आगे इसके पास चॉइस नहीं है, सीधा करंट है, सिमेट्री है बिल्कुल। तो सिमेट्री की वजह से यहाँ से आने वाला इधर और यहाँ से आने वाला इधर, फाइनली इधर से आके बाहर जाएगा। तो ये सारी बात हमें समझ में आती है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे AB एक्सिस के अलोंग जो लाइन है, AB की यदि एक्सिस टाइप से मैं बनाऊं तो ये हमारी काम करती है पैरेलल सिमेट्री का। किसका काम करेगी? पैरेलल सिमेट्री का काम करेगी जी। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आया हमें। अब देखो तो ये पैरेलल सिमेट्री हो गई। अब इस पैरेलल सिमेट्री के अबाउट हम क्या करते हैं बेटा, सर्किट को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? अभी दोनों सिमेट्री से सॉल्व करना सीखेंगे हम। इसमें दोनों सिमेट्री अवेलेबल है, ये सर्किट मैंने जान के लिया है। इसमें दोनों सिमेट्री आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, पैरेलल सिमेट्री से भी और परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी। तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बस साथ में बने रहो। तो बेटा AB पता चल गया हमें। चलिए बेटा जी पता चल गया हमें कि ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है, करंट फ्लो की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और इस तरह से हमारे पास में AB पर पैरेलल एक्सिस आ गई। चलिए बहुत बढ़िया बात, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब सभी बच्चे देखो इस PQ जो ब्लू पेन से ड्रॉ की हुई है यहाँ पे PQ एक्सिस को ध्यान से देखोगे बेटा तो अलग से देखो। इस एक्सिस के इधर जैसा सर्किट है, अगेन वैसा का वैसा सर्किट इधर है। ध्यान से देखो सभी बच्चे, इस एक्सिस का जो पार्ट इधर है उसी की मिरर इमेज इधर है। तो फिर से ये एक्सिस भी क्या सिमेट्री हो गई कि जिस तरह का बिहेवियर इस तरफ जो भी कुछ होगा वही बिहेवियर इस तरफ होना पड़ेगा। और बेटा इन सिमेट्री पे जो पॉइंट्स आते हैं वो एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो सिमेट्री पे आने वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम पोटेंशियल कैटेगराइज किया जाता है। तो आप ये पॉइंट्स भी नोट करते चले साथ में कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड किया? करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और दोनों तरफ के सर्किट सिमिलर है, तो दोनों तरफ सिमेट्री है। तो बेटा सिमेट्री का मतलब समझ में आके समझे कैसे परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो PQ एक्सिस है, PQ एक्सिस जो है हमारे पास वो किस तरह की है? मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे समझ में आपको? बेटा समझ आना चाहिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछे, मैं पक्का रिप्लाई करके आपके डाउट की क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि कैसे हम पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। आई समझ। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट मिले, देखो कि क्या किसी लाइन के अलोंग सर्किट को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्या किसी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग सर्किट को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो बिल्कुल आपका आंसर उससे फिर करना, सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। कैसे, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करें। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो तब तक पहुंच करके, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं कहानी को। और इसको मैं यहां से बेटा क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो यहाँ का पोर्शन मैंने मिटा दिया क्योंकि मुझे काफी जगह की जरूरत पड़ने वाली है ये फाइंड करने के लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि हमें इसका बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट है ए और बी, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देना है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब पहली बात तो पहला सॉल्यूशन में करता हूं बेटा पैरेलल एक्सिस के अलोंग, मान लेते हैं कि पैरेलल एक्सिस से तोड़ के करता हूं इसे। तो जैसे ही पैरेलल एक्सिस में लूंगा तो ध्यान दो बेटा, यहां से हम पता कर चुके हैं कि करंट आगे नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट को मैं ब्रेक कर सकता हूं। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यहां से मैं इनको ब्रेक कर सकता हूं। तो पहला मेथड वन में देखो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे रीड्रॉ कर रहे हैं इस सर्किट को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है बट ठीक है, फटाफट से कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको यहां से हटा देंगे हम, मतलब नीचे ज्वाइन नहीं रखेंगे इसको। तो इस तरह से ये सर्किट कुछ बन जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, और इसी की इमेज हमारे पास में नीचे रह जाएगी। गुड। सो ये यहां पे है, ये यहां पे है। सिमिलरली इसी तरह का सर्किट कुछ हमारा नीचे आ जाएगा। अगेन और यहां से बेटा जो था इस पॉइंट को हमने ब्रेक कर लिया है। तो इस तरह से हमारा पॉइंट्स बन गए। सबकी वैल्यू आर है, आर 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 वैल्यू आर, सब जगह आर। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब तो देखो बहुत सिंपल और बहुत सिंपल सा रेजिस्टेंस सर्किट बन गया। कैसे करोगे तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कैसे कर पाएंगे हम इसको। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट दिख रहा है हमें, इस कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, देखो ये दोनों सीरीज में, इसको मैं अलग से लेके सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ब्लू सर्कल जो किया है, तो आर और आर सीरीज कितना हो गया? 2r। इसी तरह ये आर और ये आर सीरीज कितना हो गया? 2r। और ये दोनों फिर पैरेलल, तो इसका कितना आ गया? r के बराबर। 2r और 2r का कितना आता है? 2r मल्टीप्लाई बाई 2r डिवाइड बाई 4r, तो ये हो जाएगा r। आपको फॉर्मूला बताओ मुझे, दो का निकालने के लिए हम कौन सा यूज लेते हैं? R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दो का डिवाइड। और वैसे भी याद करो दो सेम है तो उनका आधा हो जाता है, तो कितना हो गया? R। तो इस वाले टुकड़े का जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट, वो आ गया बेटा जी R के बराबर। सिमिलरली ये भी क्या सेम है, तो इस टुकड़े का भी आ जाएगा R के बराबर। गुड। अब देखो बच्चा, इस सर्किट का बेटा ये R आ गया, तो इस सर्किट को क्या मैं फिर से रीड्रॉ कर सकता हूं? देखेंगे सभी बच्चे, R, ये पूरा हो गया R और ये R। सिमिलरली R R और ये का ही नीचे सीन। चलिए R R और R, बहुत बढ़िया बात। तो अब तो क्या बाकी बचा बेटा? ध्यान से देखो, तो ये R R R 3R और ये 3R और ये 2R। तो सिंपल सी बात है, इसको और रीड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये सीरीज वालों का फटाफट निकाल लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? 3R 2R और 3R। तो क्या ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीन का? आप निकाल ही सकते हो। मैं क्या डायरेक्ट निकालना पसंद करता हूं दो के कॉम्बिनेशन से, ये फॉर्मूले के यूज से। तो शॉर्टकट कैसे निकालोगे? देखो 3R और 3R को साथ ले लो पहले, तो 3R और 3R का कितना आ जाएगा? 3R एंड 3R का, तो 3R और 3R की वैल्यू आ जाएगी 3R/2। अच्छा 3R/2 एंड अब 2R का ले लो बेटा। 3R और 3R को डन कर दिया हमने, 3R और 3R का आया 3R/2, और 3R/2 के साथ में किसको ले लेंगे? 2R को। तो 3R/2 और 2R का कितना आ जाएगा?
3R/2 मल्टीप्लाई बाई 2R, वही फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर वाला, डिवाइड बाई 3R/2 प्लस 2R। ठीक है जी। तो देखिए कितना आ जाएगा बेटा जी, ये यहां से देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, तो 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6R/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया R इक्विवेलेंट का। बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? कौन सा वे यूज किया हमने कि इसको इस लाइन के अलोंग टुकड़ों में तोड़ दिया। सिंस कि ये पॉइंट इधर से इधर करंट नहीं जा रहा, इधर से इधर, तो ये पॉइंट्स को हमने डिटेच कर लिया इससे। इसका यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये इस लाइन पे करंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो जैसे ही हमने ब्रेक करके इसको सॉल्व किया, यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। बताइए समझ आई नहीं है ये बात आपको? यदि डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। यहां से देखो फटाफट से सॉल्व करके आंसर आया, ये शॉर्टकट जरूर ध्यान रखें। 2R से शॉर्टकट से हम फटाफट फाइंड करते हैं ना, जल्दी से निकल के आती है वैल्यू, एकदम तुरंत से मतलब आंसर आता है। तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया। आप ऑलवेज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2। मैं पर्सनली ये प्रीफर करता हूं, बाकी फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, यहाँ आने के बाद कोई बड़ी बात नहीं रह जाती इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। आप इसका एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट आप नोट्स साथ में बनाते चलिए और इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़े हम। चलिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसे, और इसका दूसरा मेथड देखते हैं फिर हम। तो इसी क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे अभी, और वो बहुत ही अच्छा और प्यारा मेथड है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास में PQ एक्सिस है यहाँ पे। ओके, सो PQ एक्सिस के अबाउट ए सर्किट सिमेट्रिक है, तो हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ओके, तो दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद एक तरफ का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो क्या दूसरी तरफ का रेजिस्टेंस वही होगा? सोच के देखो कि मैं इतने पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लूं, इस इतने पार्ट का मैं यदि रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो क्या इसका डबल कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा रेजिस्टेंस? बिल्कुल। तो यहां से हम परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। कैसा सर्किट बनेगा देखो। तो हम क्या करते हैं, इसको दो टुकड़े कर लिए, ब्रेक कर दिया हमने, ब्रेक अबाउट PQ एक्सिस। तो PQ एक्सिस के अबाउट हमने लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक लेफ्ट पार्ट बन गया लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। अब हम लेफ्ट को लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो उसका डबल आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट को देखो मैं रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ठीक है जी। तो यहां से हम देखेंगे तो ये R बेटा, ये R। ओके, इस पॉइंट को ऐसा कैसा रहने दो अभी के लिए, और इस जगह से हमारे पास में एक R आ रहा है और इस जगह से एक और R है। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है बात। इस तरफ से एक और R इस तरह से है, गुड, और इस जगह से एक और R इस तरह से है, और इस जगह से R की वैल्यू इस तरह से आगे बढ़ के आ रही है। चलिए, तो बेटा जब ये सर्किट बन गया इस तरह से हमारे पास, हमें क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन करना है। इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है, हमें ज्वाइन कर देना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे हैं इनको आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया, जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बच गए थे उनको हमने ज्वाइन कर दिया आपस में, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल लाइन पे थे, इक्विपोटेंशियल थे, तो इनको ज्वाइन कर दिया लाइन से हमने। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बेटा सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, इस पॉइंट को आप देखोगे तो ये और ये दोनों पैरेलल में है। कैसे समझोगे? मान लो यदि इस पॉइंट को मैं x बोल दूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट को यदि y बोलता हूं, मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको फील आए। तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस देखो x y के बीच में ही कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस x y के बीच में कनेक्टेड है। क्या सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे भी तो सिमेट्री थी, पैरेलल सिमेट्री से देखा हमने। तो मैं इन दोनों को पैरेलल हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन हो गया मेरा, ये वाला, ये पैरेलल हो गया बेटा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ये। ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, R और R पैरेलल में है, R एंड R, तो इसका आ जाएगा R/2। ठीक है, सो R एंड R पैरेलल का आ गया R/2। चलिए, सिमिलरली ये वाला जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी वैल्यू आ गया R/2। तो अब जो नया सर्किट बना वो क्या बना देखते हैं सभी बच्चों। तो नया सर्किट जो बनेगा वो बन गया हमारे पास में ऐसे, ये बेटा R वैल्यू लगी हुई है, इस तरह से R है, और इस तरफ R/2 है।
सिमिलरली R और R/2 आ रहा है सबको समझ में। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया जी, कैसे कर लेंगे, R प्लस R/2 3R/2। तो मैं अब के बाद तो आसानी से हो जाएगा। सो 3R/2 R 3R/2। अब फिर से इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो टोटल कितना आएगा इसका आ जाएगा R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इसको सॉल्व करके। सो मैं उसको बोल देता हूं R इक्विवेलेंट लेफ्ट पार्ट का। सो दैट विल बी इक्वल टू 3R/2 प्लस और 3R/2 का कितना आ जाएगा 3R/4। ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो जो नेट आंसर आएगा आप चाहे सॉल्व कर ले यहां से, या फिर मैं बेटा उस फॉर्मूले से समझा देता हूं यहां पे। सो 1/3R/2, तो 3R नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2/3R प्लस 1/R। यहाँ पे एलसीएम ले लो 3R के बराबर। सो आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 2 7। तो 7 वैल्यू आई, तो R इक्विवेलेंट ऑफ लेफ्ट साइड आ गया, क्या आ जाएगा, ऊपर कर दूंगा तो 3R/7। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, टोटल R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 टाइम्स R लेफ्ट, तो वो आ जाएगा बेटा 6R/7। देखो बताओ आया कि नहीं, दोनों से सेम आंसर, दोनों से सेम आंसर आता है हमारे पास में। ठीक है, सो ध्यान दे सभी बच्चे, यहाँ पे दोनों तरीकों से करोगे तो सेम आंसर ही आएगा, कोई भी अलग नहीं आता। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो यहाँ पे तो बेहिचक बेझिझक पूछे हमसे, किसी तरह की शर्म नहीं रखनी है और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। गुड, तो आई होप दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे सिमेट्री के, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब इस मेथड से की जा सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के एक और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप बच्चे कैसे करोगे उसे। अगेन बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम रहेगा, बट लेट्स सी कि आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर ले और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, समझ आया हमें। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमें करना है बेटा, इस पे बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, बट हम फटाफट से कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह का सर्किट है हमारे पास, सिमिलर तरह का है, बट देखते हैं कैसे करेंगे हम, तो पता चल जाएगा हमें। ये रेजिस्टेंस है, सिमिलरली यहां से एक और रेजिस्टेंस आ गया, दोनों को बीच से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। सिमिलर डायग्राम इस तरफ है, देखो इस तरह से, इस तरह से, और सेम का सेम नीचे रिपीटेड है ये। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का हमें कुछ सर्किट दिया हुआ है, और यहां से हमें क्या फाइंड करना है, दोनों बीच में कनेक्टेड हो गए और आपस में भी इनको कनेक्ट किया हुआ है, इन पॉइंट्स को ऐसे इस तरह से इनको कनेक्ट किया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस ए और बी पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। वही मान लो सबकी वैल्यू है R। तो बच्चों करो, कैसे करेंगे फटाफट से देखिए, करके बताओ मुझे। चाहे तो दोनों वैसे कर सकते हो, वैसे ध्यान दोगे तो एक सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है, ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, तो इसके अराउंड ब्रेक कर दे इसे। तो आप पहुंच करके जरूर ट्राई किया करें, क्वेश्चन जो भी होता है, तो जैसे ही ब्रेक करोगे इसके अराउंड, तो क्या सर्किट बन जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है, इस तरह से, और हमारे पास में इस तरफ ब्रेक अलग से हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दोनों तरफ से ब्रेक हो गया हमारा सर्किट। अब तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आर 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 और आर और आर। तो देखो बेटा 2R और 2R, ये 2R और 2R फिर पैरेलल हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू आएगा R। सिमिलरली इस वाले पार्ट का भी वैल्यू आएगा R, और ध्यान दोगे तो दोनों फिर किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो ये सर्किट बन गया इस तरह से। फाइनल सर्किट जो रिड्यूस हुआ, दैट इज दिस R और R। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें करनी है। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें इस तरह के, और कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। गुड, तो ध्यान से देख के सॉल्व करना है ये सारी प्रॉब्लम्स में। चलिए, बहुत अच्छा है।
तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो इस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। जो हमारी नेक्स्ट सिमेट्री थी वो आती है बेटा पाथ सिमेट्री। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि हम कैसे देखते हैं उसे। तो दैट इज द पाथ सिमेट्री। तो पाथ सिमेट्री में हम क्या बोलते हैं कि बेटा करंट जो है वहां पे पाथ हमें सिमिलर दिख रहा है, वैसे सेम तरह से होती है सारी चीजें। तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां से कि सिमिलर पाथ्स होते हैं, तो वो सिमिलर तरीके से ब्रेक करता है। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा आपको, क्योंकि वो एग्जांपल काफी स्टैंडर्ड और काफी बेस्ट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो आपको पता भी होगा क्यूब के सारी एज के अलोंग रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है और फिर उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करने को बोल सकते हैं। किसी भी एज के अलोंग बोल सकते हैं, किसी भी फेस डायगोनल के अलोंग बोल दिया, बॉडी डायगोनल के अलोंग बोल दिया। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि हमें क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो बना ले फटाफट से हम क्यूब। आप सब भी बनाए ऐसे, इस तरह का क्यूब है ये, देखो सारे रेजिस्टेंस से बना हुआ क्यूब है। ठीक है, अच्छा ये भी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये सारा भी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ बेटा, इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से सारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो सारे एज और सारी साइड्स किससे कनेक्टेड है? 12 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ऑल रेजिस्टेंस R के बराबर है मान लेते हैं, और हमें इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। मान लो यहां से जो करंट वगैरह एंटर हो रहा है A पॉइंट और इसका अगला डायगोनल B, तो इन दोनों के अलोंग हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब इस सर्किट को बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है और थोड़ा अच्छे से देखना है। ठीक है, समझो इस बात को कि यहां से जब करंट चला, लेट से यहां पे करंट I आया, इसको एक और तरीके से मैं आपको करवाऊंगा जब किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे, बट अभी मैं बेसिक तरीके से करवाऊंगा। तो यहाँ पे करंट I एंटर हो रहा है। करंट I जो इसमें एंटर हुआ वो ध्यान दो बेटा, यहां से जब देखते हो पाथ्स को देखो, एक तरफ नहीं पूरा पाथ चल के आना है। तो देखोगे तो यहां से भी R रेजिस्टेंस यहां तक, यहां से भी R और यहां से भी R, तो ये पाथ तीनों पाथ यहां से शुरुआत तो सेम हुई। आगे देखो यहां तक जा रहा है, ये यहां तक और ये यहां से यहां। ठीक है, सो यहां से यहां तक आ रहा है और फिर यहां, तो देखोगे तो 3 बार में सारे पाथ कहां पहुंच रहे हैं? B तक। तो क्या यहां से जो ओरिजिनेट होने वाले पाथ सेम है? तो एक सिंपल सी बात है कि यदि यहां करंट I एंटर किया है तो तीनों तरफ करंट उसका 1/3 टूटेगा। सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं। तो इस तरह के सिमेट्रिकल जो आर्गुमेंट्स हम देते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं आपके हमारे पाथ सिमेट्री कैटेगरी में। ठीक है जी, चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम इतना बोल सकते हैं। तो अब करंट मानने वाला जो तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे। यहां मैं आपको और भी एक अच्छा तरीका दे रहा हूं जिस तरीके से आप इसको और आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं बेटा, ये थोड़ा अजीब सा लगता है डायग्राम, मैं क्यूब की साइड से बना देता हूं, उससे फिर सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आपको ये मानना है सारी साइड्स का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो सब साइड्स का रेजिस्टेंस कितना है? R के बराबर है। गुड, तो अब देखो क्या हुआ बेटा, हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल मार्क करते हैं। इस पोटेंशियल को हमें इनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच। तो हम एक को 0 बोल देते हैं, एक को V बोल देते हैं। मान लो एक तरफ V बैटरी कनेक्टेड है, 0 पोटेंशियल बोल दो, और एक तरफ V, यहां 0 यहां V बोल दिया। अब देखो मैं पोटेंशियल मार्क करना शुरू कर रहा हूं। हमें पता चला यहां से सिमेट्री से कि यहां से यहां करंट जो जा रहा है, यहां से इस तरफ जो करंट जा रहा है और इस तरफ जो करंट जा रहा है वो सेम है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल यहां है वही यहां है, वही यहां है। क्या आर्गुमेंट समझ पाए? करंट यदि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट है और रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल को सेम होना ही पड़ेगा। तो यदि मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को बोल देता हूं x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा x और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा x। क्या समझ आया मेरा ये पॉइंट आप सबको? यदि आया तो बिल्कुल बताएं मुझे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात। तो x x और x हो गया। अब देखो क्या आगे, क्या यहां से आगे भी पाथ सिमेट्रिकल है? यहां से आगे भी पाथ इधर जाएगा, इधर, यहां से होके इधर,
तो 3 बार में 5 पहुंच रहा है आगे, तो आगे का पाथ भी सिमिलर है। तो आप देखोगे यदि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल y बोल दूं, x से y, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मुझे y बोलना पड़ेगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मुझे y बोलना पड़ेगा। देखो क्या सारे कॉर्नर्स के पोटेंशियल मार्क हो गए? 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, सारे कॉर्नर्स के पोटेंशियल मार्क हो गए। बस अब तो क्या बचा, अब क्या करते हैं बेटा, इन पोटेंशियल्स को अलग अलग लिख लेते हैं। यही टेक्निक हम जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे ना, तब उसके सर्किट सॉल्व करने के लिए भी यूज लिया करेंगे। तो देखो इसको कैसे तोड़ दूंगा, मैंने मान लो एक तरफ जीरो रखेंगे, एंड में भी एक स्टार्टिंग जीरो, एक एंड भी, और उसके बीच में दोनों पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ x लिख दिया, एक पॉइंट y लिख दिया। अब क्या करना है, जिसके बीच में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो लेते जाओ। तो पहले देखो 0 से x, 0 से एक 1, 0 से x 2 और 0 से x 3। तो 3 रेजिस्टेंस 0 से x के बीच में आया, 1 2 3। चलिए बहुत अच्छी बात। आगे देखो x से y के बीच में देखते हैं, तो काउंट कर लेता हूं मैं इनको, बेटा नंबरिंग कर देते हैं हम। तो अगेन ये कितना आएगा, 4 से शुरू करते हैं इसकी नंबरिंग, 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9। आप देख सकते हैं तो 3 के बाद 9 तक x से y, तो 6 x से y के बीच में हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6 सब R के हैं। इसी तरह देखो सबको पता चल रहा होगा 3 बचे, चाहे तो काउंट कर लो, y से v के बीच में 10वां और ये 11 और ये 12वां। क्या सारे 12 एज कवर हो गए? तो इसके बीच में फिर से 3, ठीक है। तो देखो बेटा इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा r/3, इसका आ जाएगा r/6 और इसका आ जाएगा r/3। क्या तीनों सीरीज में दिख रहे हैं? निकाल लो r नेट। तो r इक्विवेलेंट आ गया r/3 प्लस r/3 प्लस r/6। S6 एलसीएम ले लिया, 2r प्लस 2r प्लस r, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5r/6। बोलिए आया नहीं आया सवाल समझ में? कैसे किया? 5 सिमेट्री देखी, पॉइंट्स मार्क किए, थोड़ा सर्किट को ब्रेक किया, खत्म। ध्यान से तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम केवीएल या केसीएल से जब मैं आपको बताऊंगा तो लगेगा सर कितना टफ हो गया केवीएल केसीएल से, तो आप तो ऐसे ही बता देते तो बहुत अच्छा रहता। अब आपका ये होमवर्क है क्या, कि मैंने ये तो बॉडी डायगोनल पे कनेक्ट किया था, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड कनेक्ट कर दूं मैं, तो क्या रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट? कौन कौन से? यदि इस पॉइंट को ए बोलूं, इसको बी बोल दूं, ठीक है, इसको एक बार के लिए पी बोल दूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस क्या आएगा? मतलब कोई भी दो इसके अलोंग, तो पूरा कंसीडर करके कोशिश करनी है करने की, इस तरह से सोच के करना, देखिए क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। और यदि आप कर पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े का बढ़ाए कहानी को, चलिए तो बढ़ाते हैं आगे कहानी को हम अपनी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो पाथ सिमेट्री आप सबको समझ आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए पाथ सिमेट्री में। आप इसको लिख लीजिए फटाफट से और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो ये हमने 3 तरीके देखे जिससे हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो कि कैसे हम और कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक और लास्ट मेथड एक बचता है मेरे पास में, वो डिस्कस कर लेते हैं हम, और उस मेथड का नाम है हमारे पास में बेटा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं हमारा, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम किस तरह से बोलते हैं? हम सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं इस मेथड को। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम बोल देते हैं मेथड हमारे पास आ जाता है बेटा ना सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन बोल दो, कंटिन्यूअस रिडक्शन बोल दो, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या होता है? तो इसमें बेटा आप कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए चले जाते हो, रेजिस्टेंस को तोड़ते जाते हो और फाइनल हमारा आंसर आ जाता है। तो फटाफट से मैं एक सवाल लिखता हूं आपके सामने, उस क्वेश्चन से ही इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब बच्चों को एक तरह से पता है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखो ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी गिवन है,
और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। यहां से हमारे पास में 3, 3 और 6, ठीक है बेटा जी। तो 3 ओम और 6 ओम ऐसे लगे हुए हैं। इसके बाद में देखोगे तो फिर से 3 ओम रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है। यहां से देखेंगे हम तो 6 ओम इस तरह से अगेन लगा हुआ है हमारे पास में। फिर से 6 ओम से आगे देखोगे तो 3 ओम इस तरह से कनेक्टेड है बेटा। फिर से यहां से हम देखेंगे तो इसी पॉइंट से 6 ओम कनेक्टेड है, एक और इसी पॉइंट से 6 ओम इस तरह से कनेक्टेड है। और फाइनली इससे लेके बी के बीच में हमारे पास में, ये बी पॉइंट के बीच में हमारे पास में इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये हमारी सिचुएशन दी हुई है और इनकी वैल्यू क्या दे दी हमें, 3 और 3। तो ये सर्किट है और हमें किसी ने बोला ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आर इक्यू बिटवीन ए एंड बी। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो अब समझते हैं सिचुएशन को कि कैसे हैंडल करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे। चलो तो देखो बच्चों, इस तरीके में हम क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे लगातार रिड्यूस होता जाता है सर्किट। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरफ से शुरू करता हूं तो 3 और 3, ध्यान से देखो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 6 के बराबर, ठीक है। तो इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं। देखो अब ये ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है तो आप इसी से समझेंगे बेटा कि ये 6 हो जाएगा और ये 6 और 6 किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो यहां से ध्यान देंगे तो ये 6 एंड ये वाला 6 जो है ये आ जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होता है, 6 और 6 दोनों सेम है तो 3 आ जाएगा। तो बेटा यहां तक इस पूरे सर्किट का जब रिडक्शन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। इस पूरे पार्ट को जब रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 3। कैसे बचा वापस समझे, इन दोनों का 6 और 6 3 हो गया। 3 से बेटा आ गया 3, यहां आ गया। तो फिर से देखो 3 और 3 फिर से कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और 3 और 3 6, फिर से ये 6 और 6 किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में, फिर से 3 हो जाएगा। तो इस 6 और इस 6 को जब साथ में ले लूंगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुड, आ रही है बात समझ में। इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, एक आपको डायग्राम भी दे दूंगा नीचे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो 6 आ जाएगा। अब देखो ये 6 हमारे साथ में इसका आ गया तो 6 और 6 का क्या आया, 3। फिर से 3 और 3 सीरीज 6 और 6 3। अच्छा 6 और 6 3 भी होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है। तो 3 और 3 फिर से 6 और 3 का हो जाएगा फिर फाइनली 2। वापस से मैं इसके बाद सर्किट को बेटा बना देता हूं। ये जब 6 और 6 मिलेंगे तो 3 आ गया यहां। तो देखिए सर्किट कुछ ऐसा बचेगा, ये AB है, ये 3 है, ये 6 और ये 6 को मैंने मिला दिया तो यहां 3 आ जाएगा। यहां 3 है, यहां 3 है, ये 6 है और यहां 3 है। मेरी बात ध्यान से समझे सभी बच्चे। 3 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3। सो अब देखो ये 3 और 3 फिर से 6 हो गए। तो क्या सिचुएशन बन गई, और इसके पैरेलल में 6 आ गया। अच्छा 6 और 6 फिर से 3, तो सिचुएशन क्या बन गई, 3 3 3। इसको निकाल लोगे ना अब तो ये क्या बन गया जी, ये तो 6 हो गया। तो फाइनल सर्किट जो आ गया वो आ गया 6 और 3, और 6 और 3 दोनों साथ में हो तो कितना आता है, 2। तो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का आ गया 2 के बराबर। बताओ कोई भी इश्यू या डाउट हो इन सब में तो पूछो। तो बेटा आज हमने जो पोर्शन कवर किया है ये स्टैंडर्ड तरीके है, जेई एडवांस प्रीफर करता है, जेई मेंस इनको प्रीफर करता है कि हमें सिमेट्री या फिर ऐसे सक्सेसिव रिडक्शंस वगैरह से फाइंड करना होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताएं मुझे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो
तो वो भी जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा उसमें इसी तरह के कुछ और जोरदार कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम में बताने वाला हूं और एक दो क्वेश्चन और अच्छे करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है मैं वो लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद भी ले लूं ताकि सारे रेजिस्टेंस के और कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेल से रिलेटेड पोर्शन, बैटरी का रिलेटेड पोर्शन और फिर किरचॉफ लॉ में एंटर करेंगे हम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा लगेगा आपको। कोई डाउट हो वो जरूर पूछना है। थैंक्स अ लॉट।